नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं कमोडिटी मार्केट्स। ग्रीस की दिक्कत बढ़ने और पश्चिम के सुपर पावर्स के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील होने की उम्मीद से कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड जहां 2% गिरकर $58 के नीचे आ गया है, वहीं WTI क्रूड भी $52 के नीचे कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के मुताबिक कच्चे तेल में और उसमें भी WTI क्रूड जल्द ही $50 के भी नीचे गिर सकता है। सोने में भी ऊपरी स्तर से दबाव बढ़ गया है। हालांकि गिरावट के बावजूद कॉमेक्स पर सोना $1160 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। वहीं चांदी का दाम करीब %0.5% गिर गया है। चीन और ग्रीस की चिंताओं से LME पर कॉपर में भी दबाव बना हुआ है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की कमजोरी है। इस बीच उत्तर भारत में मॉनसून काफी मजबूत हो गया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे में इन इलाकों के साथ बंगाल, बिहार, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। इस सीजन अब तक देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में सामान्य से 25% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पूरे देश में सामान्य से 2% कम बारिश हुई है। मानसून के इस रफ्तार से खरीफ की बुआई में 62% की भारी बढ़त आई है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़त तिलहन, कपास और दलहन की बुआई में हुई है। देखते हैं घरेलू कमोडिटी मार्केट्स की शुरुआत किन लेवल्स पर होती है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कच्चा तेल आएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में दबाव के साथ कच्चा तेल कामकाज करता हुआ नामेक्स 1.5%, ब्रेंट में 2.25% की कमजोरी और भारतीय बाजारों में भी 3/4 से 1% के आसपास का दबाव। ₹28 नीचे 3300 के लेवल्स के आसपास कच्चा तेल शुरुआत करता हुआ। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि ईरान और जो 6 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में या फिर 6 सुपर पावर्स के बीच में जो बातचीत चल रही है वो शायद फाइनल निगोशिएशंस पे है और जल्द वो न्यूक्लियर डील होती हुई नजर आएगी। यानी कि बड़ा पोटेंशियल है कि ईरान का जो सप्लाई है वो ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट्स में पहुंचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस डील का मतलब होगा जो ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो काफी हद तक हटा दिए जाएंगे और ईरान फिर तेहरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें कुछ कर्व लगाएगा, उसमें कुछ रोक लगाएगा। ये बेसिकली ये डील है। तो कच्चा तेल का एक्सेसिव सप्लाई आता हुआ नजर आएगा। दूसरी दिक्कत की बात, ग्रीस को लेकर भी अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। ओवर द वीकेंड जो खबरें थी वो पूरी तरह से बेल आउट के पास भी नहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब कच्चे तेल पे बेहद स्ट्रांग हेडविंड है। कच्चे तेल के केस में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको क्विकली बता दूं। मैं पढ़ रहा था चाइना की डिमांड को कंसर्न और यूरोजोन की डिमांड को कंसर्न। चाइना का जो एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में सियाम होता है, वैसे चाइना का जो एसोसिएशन है उसने जो इस साल के ग्रोथ फोरकास्ट है वो लोअर कर दिए हैं। 7% पहले ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वहां पे गाड़ियों की बिक्री में, 3% के आसपास। तो बड़ा सिग्निफिकेंट फॉल की वो बात कर रहे हैं ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में। तो ये सब सेंटिमेंट्स पे हावी होता हुआ नजर आएगा। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर नेचुरल गैस में मजबूती के साथ शुरुआत एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में 1-1.25% की मजबूती है। भारतीय बाजारों में 3/4 या फिर 2/3% के आसपास की बढ़त के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत होती हुई। बुलियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे सोना हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हल्के हरे निशान के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन ध्यान रखें, यहां पे दिक्कत है, जिस तरह से यूरो वीक हो रहा है, डॉलर में मजबूती आ रही है, तो तमाम कमोडिटीज पे दबाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि ओवर द वीकेंड क्या हुआ आपको बता दूं, कल जो समिट थी 10 घंटे चलती रही समिट, कोई फाइनली सहमति नहीं बनी है। अब जो तमाम क्रेडिटर्स हैं, तो जो ट्राइका है वो चाहती है ग्रीस से कि और कड़े कदम उठाएं, ऑस्टेरिटी मेजर्स और लेके आए, टैक्सेशन इश्यूज को लेकर कुछ तमाम पैरामीटर्स रखे गए। अगर ग्रीस चाहता है बेल आउट हो, अगर ग्रीस चाहता है फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग हो, अगर ग्रीस चाहता है कि बैंकरप्सी ना हो, तो उनको और कड़ी शर्तें माननी पड़ेंगी। वेडनेसडे तक का टाइम दिया गया है ग्रीस को उन शर्तों को लागू करना और अपने पार्लियामेंट से मंजूर करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो गुरुवार को जर्मन पार्लियामेंट पे इस पर विचार करेगी और फिर शायद ग्रीस के एडिशनल लोन की मंजूरी आएगी। और उसके बाद फ्राइडे को फिर से एक समिट होगी, फिर से एक इमरजेंसी बैठक होगी जिसपे फाइनल फैसला लिया जाएगा। तो अब दारोमदार ग्रीस के हाथ में है। अगर वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर वो प्रूव कर सकते हैं वेडनेसडे तक इंप्लीमेंट करके, तो शायद यहाँ पे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत की बात कि जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि ग्रीस को एक कूल ऑफ पीरियड दे देना चाहिए। यानी कि अगर वो इन कड़े नियमों पर नहीं बैठते या फिर इन पैरामीटर्स पर नहीं खड़े उतरते, तो शायद ग्रीस को थोड़े समय के लिए यूरोजोन से बाहर जाना चाहिए।
तो इनफैक्ट सिर्फ जर्मनी का प्रेजेंटेशन था, जर्मनी का साइड था, बाकी ज्यादा मेंबर्स उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। चांदी 128% के आसपास $15.5 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में कामकाज कर रहा है। इंडियन मार्केट्स में हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होती हुई ₹60 की कमजोरी के साथ यहां पे शुरुआत हुई है। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर में भी प्रेशर है, 1% इंटरनेशनल मार्केट्स में, 1.25% इंडियन मार्केट्स में। निकेल 0.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। एल्यूमिनियम में ½ % के दबाव के साथ शुरुआत होती हुई 55 पैसे नीचे। लेड में ½% का दबाव 60 पैसे नीचे खुलता हुआ ₹113 पे। जिंक ऑलमोस्ट 3/4% की कमजोरी वहां पे आती हुई। तो बेस मेटल्स कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए। चाइना को लेकर कंसर्न्स हैं और ध्यान रखें चाइना के सेंटिमेंट्स एक्चुअली टेस्ट होंगे जब आज वहां पे वो ट्रेड फ्लोज का डेटा आएगा और वेडनेसडे को वहां का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है, तो वो एक्चुअल तस्वीर देगा चाइना में क्या चल रहा है। एग्री कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके तमाम एग्री कमोडिटीज आएंगी। सबसे पहले यहां पे सोया ऑयल एकदम फ्लैट 10 पैसे के आसपास की मामूली बढ़त के साथ कामकाज। क्रूड पाम ऑयल में ₹1 का दबाव है, 1/4% की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। सोयाबीन में हम देख रहे हैं ₹5 के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत। मस्टर्ड सीड में लेकिन ₹4 की मजबूती, 4167 के लेवल्स। चना आपकी स्क्रीन पर ₹8 के आसपास की मजबूती, 4463 के लेवल्स पर ट्रेड्स। व्हीट में ₹3 के आसपास की मजबूती, 1493 के लेवल्स। चीनी कमजोरी के साथ ही कामकाज करती हुई, ₹2 के आसपास का दबाव। कोरिएंडर में ऑलमोस्ट ₹60 के आसपास की कमजोरी, 11,571 के लेवल्स। जीरा ₹100 की मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ तो 2/3% की मजबूती जीरे में आई है। कैस्टर सीड में ₹7 की पॉजिटिव साइड में मोमेंटम, 3917 के लेवल्स। और कॉटन में मेरे ख्याल से वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप इस समय नहीं हुआ है। रुपया क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगा। लास्ट मैंने देखा तो 63.48 के आसपास के लेवल्स पर कामकाज, 63.39 के लेवल्स में ख्याल से फ्राइडे के क्लोजिंग सत्र में आए थे, तो वहां से 7 पैसे के आसपास की कमजोरी के साथ रुपया इस समय आपकी स्क्रीन पर कामकाज करता हुआ। चलिए लेकिन कमोडिटी मार्केट से बात करेंगे। हमारे साथ आज है IIFL के हितेश जैन। हितेश हाय, गुड मॉर्निंग सर। तमाम नेगेटिव न्यूज के बावजूद सोने चांदी में एक सपोर्ट कहना चाहिए मिल रहा है। डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसका दबाव है, लेकिन कुछ ग्रीस को लेकर कंसर्न्स हैं। मैं सपोर्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी कमोडिटी के मुकाबले शायद वो सेफ हेवन बाइंग ना ही हो, लेकिन स्टॉक कमोडिटी में सपोर्ट जरूर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए सर, सोने में क्या रणनीति बनाऊं आज? आपने सही फरमाया है कि मोर ओवर करेंसी इंड्यूस मूवमेंट है, क्योंकि यूरो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुआ है कुछ 1.12 लेवल्स पे, उससे आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम। बट आई थिंक बिल्कुल ही ऑप्टिमिज्म नहीं है, क्योंकि जो हिसाब से जो सीरीज ऑफ ट्रेडिंग सेशन देखे, जो एपिसोड देखा है हमने ये लास्ट 2-3 वीक में, जितनी भी अनसर्टेनिटी आई है, आई थिंक गोल्ड हैज डिसअपॉइंटेड। और जब अनसर्टेनिटी हाई थी तभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब एक्चुअली ओवरऑल ये जो इश्यूज मिटिगेट हो जाएंगे तब गोल्ड का क्या हाल रहेगा। तो मेरी तो रणनीति आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ा जो बायस ऑन द डाउनसाइड ही रहेगा। आई थिंक जो लेवल जो सस्टेन नहीं करेंगे, एंड आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली जो 1140-43 का जो लो मारा था उसको नीचे टेस्ट करके इनफैक्ट 1130 तक जा सकता है। ओके, आज कच्चा तेल सर, तमाम नेगेटिव न्यूज है। डिमांड साइड पे चाइना को लेकर तमाम कंसर्न्स, वहां के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने एस्टिमेट्स गिरा दिए हैं इस साल सेल्स के। ग्रीस को लेकर अभी भी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, बड़ा कमजोर संकेत वहां से आ रहे हैं। सप्लाई साइड में इश्यूज, ईरान को लेकर अगर वो बाकी डील हो जाती है तो क्या कच्चे तेल में जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि $50 के भी नीचे जाने के एक्सपेक्टेशंस माउंट हो रही है, आपका क्या सलाह है? आपकी क्या सलाह है? आपको भी लग रहा है $50 के नीचे कच्चा तेल स्लिप हो सकता है जल्दी? देखिए, वाइब्स जो आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90-99% तक जो भी उनके जो मुद्दे थे उस पर रिजोल्यूशन हो गया है। एक दो एलिमेंट है जहां उनको जो एम्बार्गो की बात है कि सैंक्शंस की बात है उस पर क्लैरिटी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि आज तो डेडलाइन है, आई थिंक डेडलाइन लगभग एक्सटेंड भी हो जाए, बट लगभग यही लग रहा है कि एक कंसेंसस इन द एंडविल। तो ये जो फैक्टर है वो क्लियरली वे करेगा। मार्केट्स को मालूम है कि क्लियरली कि ये अगर ईरान का डील होता है तो इट क्लियरली ट्रांसलेट्स इनटू मोर ऑयल सप्लाई इनटू द ग्लोबल मार्केट, दैट इज अराउंड 1.5 मिलियन मोर ऑयल फ्रॉम ईरान। तो सप्लाई ग्लट का कंसर्न आई थिंक वो रहेगा, एक रेटोरिक रहा और रहने वाला ही है। तो आई थिंक जो रणनीति यही है कि थोड़ी बहुत जो भी रिकवरी आती है उस पर शॉर्ट ही इनिशिएट करना चाहिए। लास्ट वीक भी हमने देखा कि ऑयल थोड़ा बहुत रिकवर करके WTI कुछ 52-52.5 तक आया, पर अभी लग रहा है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक सेल की रणनीति करंट लेवल से बेचना चाहिए। घरेलू बाजार में मुझे लगता है 3200-220 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और बेस मेटल्स में क्या करें सर? तमाम बेस मेटल्स कमजोरी के साथ ही आज शुरुआत करते हुए क्या लग रहा है सर, इस गिरावट में क्या और बिकवाली करने के मौके हैं? देखिए, ये वीक बहुत सारे आंकड़े आने वाले हैं चाइना में। टू बिगिन विद आई थिंक आज चाइनीज के ट्रेड आंकड़े आए और क्लियरली बता रहा है कि जो बैलेंस जो है वो नैरो हो चुका है। दैट मीन्स थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स जंप हुआ है वाई बेसिस पर, बट इम्पोर्ट्स वीकन हुआ है।
देखिए, ऑल्दो चाइनीज इक्विटी मार्केट्स में थोड़ी तेजी है, स्टेबिलिटी है, बट ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक लैंडस्केप विच इज नॉट हेल्दी। और जो आगे आएंगे वो क्लियरली बता देंगे कि थिंग्स आर नॉट दैट रोजी। तो जो भी स्ट्रांग रिकवरी हमने देखी थी फ्राइडे सैटरडे, कॉपर वापस 360 160 के लेवल सस्टेन किए थे। आई थिंक सस्टेन नहीं करेगा, वापस कहाँ ना एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकती है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ मेटल्स में मैं तो शॉर्ट ही रहूंगा। आज के लिए आई थिंक कॉपर बेच सकते हैं, टारगेट जो है वो 350-51 का रहना चाहिए। और रुपए पे क्या करूं सर? 6-7 पैसे के आसपास ही कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा है। डायरेक्शनल मूव आपको कहां पे नजर आ रहा है और किस तरह की रणनीति बनाए? हितेश, चलिए संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, लेकिन हितेश आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आज ऑडिबल। रुपए पे क्या करूं सर? देखिए, रूपी में देखिए तो आई एम एब्सोल्युटली इंस्पायर्ड बाय रूपी का जो रेजिलियंस है, इनफैक्ट अनप्रेसिडेंटेड रेजिलियंस। इतनी वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में है, बट रूपी विथस्टैंड कर पा रहा है। आप ग्रीस की बात करें या चाइना में जो वॉलेटिलिटी बात करें, आई थिंक वो इट्स होल्डिंग ग्राउंड। और आई थिंक वो जो रेंज है वो रेंज में ही ट्रेड करेगा। आई डोंट सी, इनफैक्ट अगर और वॉलेटिलिटी आती है, जिस हिसाब से रूपी होल्ड करा, थोड़े बहुत जो मैक्रो इकोनॉमिक क्यूज इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, वहां से कहां ना कहां स्ट्रेंथ डिराइव कर रही है। और कुछ वीक्स पहले इनफैक्ट हमारे आरबीआई गवर्नर ने क्लियर स्टेटमेंट मारा था कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है और जो ओवरऑल अंडरलाइन इंप्रूवमेंट है, उससे रूपी विथस्टैंड कर पाएगा। तो आई थिंक ये स्टेबल टोन ही रहेगा, ज्यादा वॉलेटिलिटी देखता नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच सोने की हम बात कर रहे थे, हितेश बोल रहे डाउनसाइड रिस्क। इनफैक्ट फ्राइडे को आपको याद होगा जेनेट येलन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जेनेट येलन ने संकेत यही दिए हैं कि ऑन कोर्स है अमेरिका ब्याज दरों में बढ़त करने के लिए। तो अब ज्यादातर लोग मान रहे हैं शायद ब्याज दरें जल्द बढ़ती हुई वहां पे नजर आएंगी। और ध्यान रखें, लेबर मार्केट को क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि मैं तमाम एनालिस्ट के इंटरप्रिटेशन पढ़ रहा था। लेबर मार्केट में रिकवरी आई तो 25 बेसिस पॉइंट्स और अच्छी रिकवरी आई तो आधे बेसिस 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की शायद बढ़त अमेरिका में आ सकती है। लेकिन इस साल दरों में बढ़त बढ़ना शायद ऑलमोस्ट अब तय ही है। लेकिन जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटीज के मुताबिक एनसीडीएक्स पर हल्दी के अगस्त वायदा में 7,390 रुपए पर खरीदारी करें। टारगेट आपको 7,620 रुपए का मिल सकता है। इस ट्रेड में आपको 7,300 रुपए के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी धनिया है, इसके अगस्त वायदा में 11,870 रुपए पर बेचने की सलाह है। टारगेट 11,580 रुपए का मिल सकता है और सौदे में 11,960 रुपए के लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजार हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन। और इनिशियल जो गेन्स आए थे वो अब ऑलमोस्ट वाइप आउट होते हुए तो फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही सेंसेक्स निफ्टी में इस समय कामकाज। सेंसेक्स 11 अंक की मजबूती और निफ्टी में महज 6 अंक के आसपास की बढ़त के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। इनिशियल गेन्स जिसमें हाईलाइट करता पूरे वाइप आउट होते, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली का दबाव हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन हावी होता हुआ आपको नजर आएगा। इंटरेस्टिंग पैक है, इंटरेस्टिंग पॉकेट है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स की। हालांकि उनमें भी ऊपरी स्तरों से हल्का सा दबाव जरूर देखने मिल रहा है, लेकिन मिड कैप्स 1/3% के आसपास की बढ़त, स्मॉल कैप्स में आधे % के आसपास का उछाल आपकी स्क्रीन पर, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। हर एक गिरने वाले के सामने दो स्टॉक्स हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं 2/3 उन शेयर्स में से हरे निशान के साथ कामकाज। तो एक इंकरेजिंग सिग्नल अब तक है, लेकिन ऊपरी लेवल से क्योंकि मुनाफा वसूली आ रही है, समय समय पे चेक लेते रहेंगे। बैंक्स आपको याद होगा फ्राइडे को तगड़ा पॉजिटिव मूव था, 1% से ज्यादा बैंक निफ्टी गेन्स दिखा रहा था अगर मैं सही हूं। आज 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ बैंक्स कामकाज करते हुए, और खासतौर पे पीएसयू बैंकिंग साइड में प्रेशर ज्यादा है। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसमें हम देख रहे हैं आज प्रेशर के साथ कामकाज, ऑलमोस्ट 2/3% के आसपास का दबाव है। बैंक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हैं क्योंकि आज इंडसइंड के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब तक जो नंबर्स आए उसमें दिग्गजों में आईटी आया है। आईटी तो उसमें टीसीएस तो एक्सपेक्टेड था कि आईटी का थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस इस बार होगा, लेकिन इंडसइंड उस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पैक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की कंपनी। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि स्टडी नंबर्स होंगे। एनआईएम में हमारी एक्सपेक्टेशन है 21%, मुनाफे में 23% के आसपास की ग्रोथ। एसेट क्वालिटी पर सबकी नजर रहेंगी, हालांकि हमारा आकलन कहता है कि एसेट क्वालिटी इस क्वार्टर में इस कंपनी की स्टेबल रहेगी। इनफैक्ट जिस तरह से ऑटो सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, शायद इस कंपनी की, इस बैंक की लोन ग्रोथ आपको बेहतर देखने को मिले। तो बैंक्स फोकस में है। मेटल्स में प्रेशर है, मेटल्स ऑफ लेट लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं, मेटल्स आज दबाव में है। कैपिटल गुड्स में आज स्पेसिफिकली प्रेशर है। इनफैक्ट मेटल्स तो मेरे ख्याल से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 1% के आसपास का उछाल था पॉजिटिव साइड में, अगर मैं सही हूं तो ऑलमोस्ट वो गेन्स वाइप आउट हो रहे हैं। अब अच्छा खासा प्रेशर अब मेटल्स में है, 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ मेटल्स ट्रेड करते हुए। खरीदारी कहां रही है फिर? फार्मास्यूटिकल्स में सिलेक्टिवली बाइंग है, ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं खरीदारी है, जो मोमेंटम है वो सस्टेन होता हुआ। चलिए, लेकिन सौदा आपका में आज हमारे साथ आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। गौरांग,
तमाम पॉकेट्स जो हैं, जैसे चाइना को ले लीजिए तो कंसर्न्स माउंट ही कर रहे हैं। मैं उनकी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर स्टेशन के नंबर्स देख रहा था, एस्टिमेट्स जो उन्होंने इस साल के हैं बड़े सिग्निफिकेंटली और ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए हैं। ग्रीस को लेकर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवर द वीकेंड कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव नहीं आया और खतरा टलता हुआ, और खतरा अभी भी तलवार लटकी हुई है। यूएस से जैनेट येलेन के स्टेटमेंट्स आए कि इस साल तो ब्याज दरों में बढ़ना तय है, जो स्पीच दी थी उन्होंने। डोमेस्टिक मार्केट्स में रिजल्ट अब तक ऑलमोस्ट कहना चाहिए बड़े ही कमजोर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जितना ही रिजल्ट सीजन हुआ है, चाहे 5-7 कंपनियां आई हूं। मॉनसून के कंसर्न्स है, मॉनसून खैर ऑफ लेट पिकअप हुआ है तो कंसर्न्स तो खैर गलत है वो कहना, कंसर्न्स है इस समय। कैसे देख रहे हैं आप फंडामेंटली, कैसे इंडियन मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं? क्या इस समय हेडविंड जो है ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अब मॉनसून सेशन भी आने वाला है पार्लियामेंट का, और वहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि बड़ा हल्ला होने वाला है? शुक्रिया आशीष और सुप्रभात आपको। छोटी मध्यम अवधि में मेरे ख्याल से एक दायरा हो सकता है बाजार में। निफ्टी में 8,300, 8,250 नीचे की तरफ, 8,400, 8,450 ऊपर की तरफ, यानी कि 150 से 200 पॉइंट का एक दायरा होगा। और जो भी संकेत के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे वो ज्यादातर स्थानीय रूप में से होंगे, क्योंकि जैसे आपने एक सूची सामने रखी है, चाइना और ग्रीस को लेकर के मुझे नहीं लग रहा है अब ज्यादा उठापटक आपको बाजार में दिखाई देगी। हमारे बाजार की मैं बात कर रहा हूं, जो भी रिएक्शन आना था वो मोटे तौर पर आ चुका है। नतीजों का सिलसिला, बारिश के मौसम का अनुमान और जिस तरह से बारिश होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, और मॉनसून सेशन, ये मेरे ख्याल से अहम किरदार होंगे जो हमारी बाजार का जो एक दिशा है वो तय करेंगे। जहां तक ब्याज दरों का सिलसिला है, आईआईपी जिस तरीके से आए वो थोड़े नकारात्मक थे, और बारिश का अनुमान अगर सही आता है और महंगाई दर अगर खाने पीने की पदार्थों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो निचले तरफ रहा, और एक आसार यह है कि कमोडिटी के दाम, सॉफ्ट और हार्ड कमोडिटी यानी कि कच्चा तेल और फेरस नॉन फेरस मेटल, ये नीचे की तरफ, ये हमारे बाजार के लिए काफी सकारात्मक। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के आखिर तक या फिर पहले हफ्ते अगस्त में जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी, 2 या 3 तारीख को मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी है, वहां पर शायद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटी कटौती 0.25 बेसिस की करे। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से काफी सकारात्मक बात होगी हमारे लिए, और रुपया भी मोटे तौर पर एक दायरे में काम कर रहा है डॉलर के मुकाबले। ओके, तो डोमेस्टिक क्यूज पे नजर रखें आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ग्लोबल क्यूज से अब शायद बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे ना पड़े। आईआईपी की गौरांग की बात करें, ध्यान रखें फ्राइडे को मार्केट्स बंद होने के बाद आईआईपी के आंकड़े आए थे 2.7% पे। पिछले मंथ मेरे ख्याल से 3.4 पे वो आईआईपी का आंकड़ा आया था, तो मई का आईआईपी आंकड़ा कमजोर है। अप्रैल का आईआईपी आंकड़ा डाउनवर्ड रिवाइज हुआ था, तो आईआईपी बड़े इंकरेजिंग नहीं आए थे, और खासतौर पर इंटरमीडिएट गुड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं हाईलाइट करूं इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उसमें अगर मोमेंटम लूज आउट होता है तो इसका मतलब है कि आने वाले आईआईपी आंकड़े शायद कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी कंजम्पशन लोग ज्यादातर फोकस करते हैं, उसमें अच्छी खासी कमजोरी है। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में कमजोरी के साथ के चलते हमने देखा आईआईपी इस बार कमजोर होता हुआ। तो आईआईपी आंकड़े बड़े इंकरेजिंग नहीं थे। लेकिन राकेश, क्या करना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं 8366 के लेवल्स पर? क्या लग रहा है निफ्टी पे, किस तरह की कॉल अपने क्लाइंट्स को आप दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, जैसे अभी गौरांग ने भी बताया, निफ्टी का एक दायरा बना हुआ है। नीचे में एज ऑफ नाउ 8300 एक सपोर्ट है, ऊपर में 8420 एक रेजिस्टेंस है। इस दायरे में ट्रेड कर रहा है आशीष जी। हम इस समय अगर देखें तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी के बाहर एक्शन है। मुझे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। आप देखें तो पिछले सप्ताह मार्केट में टर्मोइल था, लेकिन मार्केट की सबसे कमजोर कड़ी पीएसयू बैंकिंग में सेलिंग देखने को नहीं मिली। 18,400 के स्तर पीएसयू बैंकिंग का एक अच्छा पिवट बन चुके हैं। मेरे को लगता है कि बैंकिंग में एक रैली बन सकती है। अगर किसी को किसी इंडेक्स में ट्रेड करना है, किसी ट्रेडर को शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए। 18,400 के स्टॉप लॉस नीचे में रखने चाहिए। दूसरा, एक आईटी स्पेस पर एक नेगेटिव व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी इसलिए अगर आप देखें तो टीसीएस में एक नेगेटिव रुझान बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। इन्फोसिस में एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ है। मेरे को लगता है एटलीस्ट अभी जो जुलाई सीरीज चल रही है, अभी अगले 10-15 दिन हो सकता है कि फ्रंटलाइन जो आईटी स्पेस है वो एक दबाव पे रहे। उसके बाहर अगर हम देखें तो बैंकिंग स्पेस में एक एक्शन मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। दूसरा, मिड कैप स्टॉक्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप केईआई इंडस्ट्रीज की बात करें, आईएलएनएफएस इंजीनियरिंग की बात करें, एमएम फोर्जिंग की बात करें, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। इंडेक्स में देखना है तो मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी पर लॉन्ग जाना चाहिए। और अगर इंडेक्स में सेलिंग करनी हो तो मेरे को लगता है सीनेक्स आईटी पर किसी भी उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए।
निफ्टी अगर 8420 के ऊपर निकलता है तब इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो निफ्टी में स्पेसिफिकली इस टाइम पे बेट्स ना लें, उसके बाहर जाके बेट्स लें। तो बैंक्स में राकेश पॉजिटिव साउंड करते हुए, आईटी में शायद प्रेशर देखने को मिलेगा और सिलेक्टिवली स्टॉक्स में बुलिश हैं जैसे कि केआई इंडस्ट्रीज, आईएलएफएस इंजीनियरिंग। केआई इंडस्ट्रीज अगर मैं सही हूं तो आज सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट शेयर भी था, इसलिए आप देख रहे हैं वो तगड़ा मोमेंटम आता हुआ। राकेश, जब आपने कहा बैंक्स में पॉजिटिव है तो क्या सिलेक्टिवली बैंक्स पे जाके बैठ करूं या बैंक निफ्टी पे भी यहां पे खरीदारी करने की सलाह है? देखिए आशीष जी, सिलेक्टिव बैंक्स भी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि इंडसइंड बैंक एकमात्र मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक लगता है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, पर जिस तरीके के ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो हमने अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी ही खरीदने की राय दी है। रीजन ये है कि कोई भी अगर वोलेटिलिटी होती है तो इसमें स्टॉप लॉस काफी रीजनेबल, काफी छोटे बैठते हैं। बेटर तो ये है कि बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जो सबसे कमजोर कड़ी पीएसयू बैंकिंग, उनके अंदर एक मोमेंटम बन सकता है, बट हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर हैं। बेटर होगा कि बैंक निफ्टी पे कॉल सेफर बैठे कि बैंक निफ्टी पे कॉल लें, उसमें खरीदारी करने की सलाह। राकेश और गौरांग हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद नीरज वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट लेकर। आईटीएल का वक्त है और जबरदस्त बढ़त के साथ किसने बाजी मारी ये आपको बताऊंगा, लेकिन देखते हैं इस समय के लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। और वो जो एक ट्रेंड आपको मैंने बताया कि जबरदस्त तेजी चल रही है। चैतन्य जायसवाल 250% का रिटर्न इन्होंने कमाया, कमाल कर दिया। मतलब इतना तो मार्केट में शायद ही किसी ने एंटिसिपेट किया हो। वहीं महेश को भी आप देखिए 150% से ज्यादा का रिटर्न इन्होंने कमाया है। महिला वाली लीग में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे शानदार रिटर्न कमाया है ज्योति कुशवाहा ने 150% का। और ये कोइंसिडेंस है कि ज्योति और चैतन्य हस्बैंड वाइफ हैं। ये कपल ने पहली बार है कि बाजी मारी है। और मंजू अग्रवाल को भी आप देखें विमेन लीग में 68% की शानदार रैली यहां पे इन्होंने दिखाई। कमोडिटी वाले में अगर आप देखें कि वहां किसने बाजी मारी है तो वहां पे संदीप 97%। कमोडिटी जो आमतौर पर बड़ा सुस्त कारोबार माना जाता है, हालांकि पिछले हफ्ते काफी उठापटक थी उसमें चाइना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद 100% का रिटर्न एक हफ्ते में, इतना जबरदस्त रिटर्न वाकई कमाल की बात है। लेकिन मिलने का वक्त है इस समय चैतन्य जायसवाल और ज्योति कुशवाहा से, जिन्होंने पिछले हफ्ते बाजी मारी, उस हफ्ते के विनर रहे और दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैतन्य और ज्योति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जबरदस्त आपने परफॉर्म किया, इसके लिए आपको बधाई। चैतन्य ने 250% की जोरदार कमाई की है और इन्होंने जो ट्रेड्स बनाए, खुद इनसे बातचीत करते हैं। चैतन्य, बहुत बधाई आपको। बताइए कैसे। धन्यवाद। हाँ, क्या ट्रेड इनिशिएट किया था, कैसे किया था? सर एक्चुअली में एस्टर ऑयल काफी दिन से बढ़ रहा था, कंटिन्यू उसमें वॉच कर रहे थे और उसमें मतलब शॉर्ट खेल रहे थे हम लोग, शॉर्ट खेल के स्टॉप लॉस लगा रहे थे। ओके। और वो मतलब थर्सडे, आई थिंक थर्सडे के दिन हमने उसको शॉर्ट किया और उसका स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद वो कंटिन्यू डाउन आते गया। और दूसरा स्टॉप वेट करा, उसका हमने वेट कर लिया उसका। मतलब लॉस स्टॉप लॉस लगाया था हमने 4 रुपए का और प्रॉफिट में हम लोग कम से कम 12-13 रुपए तक रुक गए थे। ओके। और दूसरा भी आपका शायद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टॉक था जिसमें कमाई की आपने? यस, एफटी में भी काम किया था हमने। अच्छा, एफटी में तो एक लास्ट वीक थोड़ा सा एक न्यूज फ्लो भी था जिसकी वजह से था शायद आपको ज्यादा गेन हुए होंगे। हाँ, वो उसका एक्चुअल में क्या है 163 का हमारा मतलब एक उसका रेजिस्टेंस आ रहा था 163 का, तो 163 का स्टॉप लॉस आके सेल किया उसको। ओके, तो आपकी धर्मपत्नी ज्योति भी हमारे साथ लाइन पर। ज्योति, बहुत बधाई, 150% की कमाई आपने भी शानदार करी है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, कौन से स्टॉक्स पे आपने लगाया फोकस? थैंक यू सो मच सर। बाकी हमने ऐसा अभी काफी अच्छा काम किया। हमने 4 से 5 डेज उसको वॉच किया और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमने फिर से सेल पे बैठे थे। तो एसआर ऑयल और एफटीआईएल दोनों आपके भी थे? हाँ जी। तो ये क्या मतलब कैसे मिलके स्ट्रेटजी बनाते थे या दोनों लोग अलग अलग आपस में कॉम्पीट भी करते थे? जी नहीं, साथ में ही था हमारा। मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट है इसमें। अच्छा, एक दूसरे की हेल्प भी करते थे कि ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, राइट? हाँ जी सर। तो चैतन्य सर, ये बताइए कि फिर तो मतलब आपके घर का पूरा माहौल स्टॉक में होगा, नाश्ते के समय, लंच के समय, डिनर के समय, दिन भर शेयरों की बातें होती होंगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि दिन भर शेयर की बात होती रहती है। हाँ, मेरे फादर भी है, थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। अच्छा। कभी कभी वो भी मतलब इसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कि नहीं ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। हाँ। तो ज्योति, जो दोपहर वाले सीरियल्स आप देखती हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं सीरियल नहीं देखती हूँ। क्या देखती हैं? सीएनबीसी आवाज देखती रहती हैं?
हाँ जी, CNBC आवाज देखती हूँ, बाकी सीरियल का शौक नहीं है मुझे। ओके, तो देखिए ये एक स्ट्रेटजी है कि आप सास बहू वाले सीरियल से थोड़ा अलग हटेंगे ना, तो कमाई भी आप कर सकेंगे, और CNBC आवाज लगातार देखते रहिए, यहीं पे आपको कमाई के मौके मिलते हैं। तो चैतन्य और ज्योति, आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और एक बार से फिर से ये उम्मीद करेंगे कि आप अगले हफ्ते में भी अपनी पोजीशन बनाएंगे और एक बार फिर से विनर बनेंगे। लेकिन ज्योति और चैतन्य की तरह आप भी जीत सकते हैं और शानदार कमाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि indiantradinglist.com में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको 25,000 रुपए की रकम वहां पे रखनी होगी। जरूरी नहीं कि आप ये कैश में रखें, आप शेयर में भी रख सकते हैं, और उसके बाद आप ट्रेड इनिशिएट करिए। ब्रोकरेज आपको सिर्फ 20 रुपए देनी है, ट्रेड चाहे कितना भी बड़ा हो। तो आपके लिए मौका है इसके साथ ही इनाम जीतने का, जो 1 करोड़ तक का हो सकता है। तो लगे रहिए इंडियन ट्रेडिंग लीग में और देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बिना रिफॉर्म ग्रीस को नहीं मिलेगा बेल आउट। यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने रखी कड़ी शर्तें। तीसरे बेल आउट के लिए बुधवार तक प्रस्ताव पेश करने की डेडलाइन। ग्रीस पर जर्मनी का रुख सख्त। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, हल्की बढ़त पर कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी में हल्के हरे निशान के साथ कामकाज। फार्मा और रियल्टी शेयरों में तेजी, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव जारी। मई में IIP ग्रोथ 4.1% से लुढ़ककर 2.7% पर आई। कंज्यूमर गुड्स के आंकड़ों ने किया सबसे ज्यादा निराश। आज जून CPI आंकड़ों का इंतजार। केन वेदांता मर्जर में LIC ने डाली अड़चन। LIC की मॉनिटरिंग विंग ने ऊंचे प्रीमियम की मांग रखी। कहा मर्जर छोटे शेयरधारकों के पक्ष में नहीं। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। विदेशी निवेश से जुड़े 47 प्रस्ताव पर आज विचार करेगा FIPB। करीब 3,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी की उम्मीद। GSK, नोवार्टिस और माइलन लैब्स जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल। और आज आएंगे इंडसइंड बैंक के तिमाही नतीजे। पहली तिमाही में मुनाफे में 23% के उछाल की उम्मीद। NII भी 20% बढ़त का अनुमान। चलिए, हमारे साथ राकेश और गौरांग बने हुए हैं, लेकिन अब तक हमने किसी दर्शक का सवाल नहीं लिया है, तो सीधे रुक करते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना। राजकोट से महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं, आपके ये शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक्सो नोबेल मैंने लिए है 1310 के आसपास से 2000 शेयर, तो उनका क्या फीचर है? एक्सो नोबेल लिए हैं आपने, इन्हीं लेवल्स के आसपास ही खरीदारी है। सर पहले तो बताएं महेंद्र जी, लंबी अवधि के लिहाज से निवेश किया है आपने? नहीं, यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है और 1 साल का एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रह जाएगा। मेरा स्टडी है उसमें। ओके, गौरांग, एक्सो नोबेल लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करा है, इन्होंने पढ़ा लिखा था, कह रहे हैं उसके बारे में 18 रुपए के आसपास एक मामूली लॉस, यानी कि इनकी बाइंग के आसपास चल रहा है। 1 साल या उससे लंबी अवधि के लिहाज से कैसा आउटलुक लगता है आपको, क्या करना चाहिए इनको सर? आशीष, पूरे पेंट सेक्टर पर अगर आप नीचे के तरफ जो कच्चे तेल के दाम है उसका एक सकारात्मक सा रुझान आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इनपुट कॉस्ट को लेकर के कच्चा तेल पेंट इंडस्ट्री के लिए। और वहां पर आपको ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जहां पर कारोबार विस्तार रूप से फैला हो, स्थानीय मार्केट में और विदेशी मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा हो। मेरे ख्याल से सभी मापदंड में ये पर्टिकुलर स्टॉक खरा उतरता है। और मेरी राय में 1 साल के नजरिए से कंजर्वेटिव साइड की अगर आप बात करें तो 15-20% का इजाफा आपको बिल्कुल मिल सकता है। इसके साथ साथ एज अ डिस्क्लोजर एशियन पेंट्स पर भी हमारी कवरेज है और 920-930 तक के लक्ष्य हमने एशियन पेंट पर तय किए हैं 1 साल के नजरिए से। चलो, तो महेंद्र जी सही चुना है आपने, लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है ये काउंटर। लेकिन मुझे मेरी टीम बता रही है कि शायद आपके पास एक और स्टॉक है जिसपे आप सवाल पूछना चाहते हैं। कौन सा है सर? मैंने स्पार्क लिए है। हाँ, और थोड़ा ऊपर में 450 से लिया है, अभी नीचे चल रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या राय? 450-460 पे खरीदारी हुई है। राइट, ओके। गौरांग, वैसे मैं आप जानता हूं कि सन फार्मा में आपका पॉजिटिव आउटलुक है, क्या स्पार्क भी आपके कवरेज में, उसे भी ट्रैक करते हैं, उस पर क्या रिकमेंडेशन होगी? आशीष, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन
सन फार्मा पर डेफिनेटली हमारी कवरेज है, जैसे आपने जिक्र किया था, तो स्पार्क पर मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। ओके, राकेश, स्पार्क क्या करें? इनके बाइंग से ऑलमोस्ट 40-50 रुपए मेरे ख्याल से नीचे चल रहा है। थोड़ी सी खरीद दुर्भाग्य से ज्यादा है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक अच्छी रैली के बाद अब स्टॉक ऊपरी स्तरों पर 360, 365 के अराउंड बेस बना रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी करेक्शन पे अगर कभी ये स्टॉक 390, 80 के अराउंड आता है तो एवरेज आउट करें। एक अच्छे स्तर है निचले स्तरों पे बाइंग करने के। मुझे नहीं लगता है अगर इनका 1 से 1.5 साल का नजरिया है तो स्टॉक नीचे में 350, 360 के स्तर तोड़ेगा। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। खरीद के अगर होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है आने वाले समय में 1 से 1.5 साल में ऊपर में 500 प्लस के लेवल्स क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। ओके, लेकिन अगला मेरे ख्याल से हमारे पास एक एसएमएस है। ये बुर्दवान से कल्याण डे जी का सवाल था। 2 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जिन पे ये कॉल लेना चाहते हैं। HOEC 500 शेयर 38.5 की खरीद, DCB बैंक 200 शेयर 133 रुपए 50 पैसे की खरीद। गौरांग, मैं आपसे DCB बैंक पे जानना चाहूंगा क्या रणनीति रखें? 133 की बाइंग है तो 5-5.5 रुपए के आसपास शायद मुनाफे पे बैठे हैं ये। काफी लंबे समय से आशीष हम यहाँ पर कवायद करते हुए आ रहे हैं DCB पर निवेश करने के लिए, और 3 बारी हमारे लक्ष्य यहाँ पर हासिल हो चुके थे और वो लक्ष्य हमने ऊपर की तरफ से बढ़ाए थे। मौजूदा जो हाल ही में जो लक्ष्य बनाया था वो करीबन 136 के आसपास, जो इसने ये पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत ही सही तरीके से मुकम्मल कर लिया है। मेरे ख्याल से आज या कल में ही लास्ट वीक में इसका एक नया 52 वीक हाई भी बना था। अब नतीजों पर निर्भर करेगा आशीष, तो इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिसके पास है, अगर रिस्क एपेटाइट कम है, जोखिम झेलने की क्षमता कम है और मुनाफे में है तो मुनाफा बांध सकते हैं। और अगर रिस्क एपेटाइट ऊपर की तरफ है और पीछा करना चाहते हैं ऊपरी तरफ के दायरे का, तो एक प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस लगा करके आप यहां पर ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन हमारे लक्ष्य, मेरे ख्याल से हम इंतजार करेंगे नतीजे जब आएंगे। अगर सकारात्मक आएंगे तो हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको। मुझे पता था आपकी कवरेज है, इसीलिए मैंने आपसे ये स्टॉक के बारे में पूछा था। रिजल्ट्स पे फोकस रखें आप, रिजल्ट अच्छा है तो शायद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। राकेश, लेकिन दूसरा स्टॉक इनके पास है HOEC, जिसमें 1-1.5 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनसे बातचीत तो हुई नहीं। मैं समझ रहा हूं कि चलिए 6 महीने का टाइम होराइजन हो, तो HOEC में क्या रणनीति हो? देखिए आशीष जी, चार्ट्स पे एज ऑफ नाउ कोई चीज पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव सिर्फ ये लगता है कि नीचे में 32-33 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पे स्टॉक एक रैली दिखा सकता है 45-48 रुपीज तक की। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी है और जैसा आउटलुक आपने बताया, अगर 5-6 महीने का आउटलुक है तो मेरा ऐसा मानना है अगर 45-48 के स्तर मिलते हैं तो रैली को यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए। तो HOEC में लेकिन रैली का इस्तेमाल करें। 45 के लेवल्स के आसपास अगर आता है काउंटर तो यहाँ पे मुनाफा वसूल लें, एग्जिट कर लें इस काउंटर में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। गौरांग और राकेश हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद भी आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मुरादाबाद से हमारे साथ नरेंद्र कटियाल जी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास 400 अबान ऑप्शन है 410 के एवरेज से। ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था? नहीं, मैं इसमें कई बार इन्वेस्ट कर चुका हूँ और अच्छा फायदा भी हुआ मुझे पहले इसमें, लेकिन अब ये इस बार गलत फंस गए। हाँ, गलत फंस गए। जब से लिया है मैं कहती तो सस्टेन्ड प्रेशर ही दिखा रहा है, लगातार प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है। राकेश, क्या करें? ऑलमोस्ट 130 रुपए के आसपास पर शेयर लॉस हो रहा है, गलत फंस गए, स्टॉप लॉस शायद लगाए नहीं, अब क्या करें? आशीष जी, दुर्भाग्य से जब इन्होंने स्टॉक खरीदा है तब से स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। जब इन्होंने खरीदा था तब भी रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है और एज ऑफ नाउ भी देखें तो ट्रेंड काफी बेरिश है, सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। मेरी राय में किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकले, अगर नुकसान की भरपाई चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में अगर स्विच करते हैं तो नुकसान की भरपाई शायद जल्दी देखने को मिले। ओके, तो नरेंद्र जी, अबान ऑफशोर से आपको सैडली लॉस बुक करने ही पड़ेंगे, एग्जिट लें और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स और राकेश ने चुनाएं, चाहे तो ये पैसा यहां से वहां मूव कर सकते हैं। अब हमारे साथ नंदुरबा से VK पाटिल साहब जुड़े। पाटिल साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। ये पहले तो बताएं नंदुरबा है कहां सर? पाटिल साहब, पाटिल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे पाटिल साहब से बाद में फिर से जुड़ने की और जानने की कोशिश करेंगे नंदुरबा एक्चुअली है। उस बीच में वैसे गूगल में सर्च भी कर लूंगा। लेकिन आज तमाम ब्रोकरेजेस के रेडार्स पे कौन कौन से स्टॉक हैं, क्या रिकमेंडेशंस आ रही हैं? हमारे साथ हमारी सहयोगी नियति जुड़ चुकी है। नियति, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं।
सबसे पहले बात करेंगे केन इंडिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने आज केन, वेदांता और हिंडाल्को इन तीनों पे आज अपनी रिपोर्ट निकाली है। बाय का कॉल दे रहे हैं, खरीदारी करके चलिए। 250 रुपए तक का लक्ष्य आपको केन इंडिया दिखा सकता है। कमोडिटी की प्राइसेस जिस तरह से फॉल आउट किए हैं, उसके बाद ये मर्जर वेदांता के साथ काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव इनको लगता है। ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इनका फेयर वैल्यू 210 रुपए के आसपास, जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस यहाँ पे घट रहे हैं। अगर रिजेक्ट कर देती हैं इनके छोटे शेयरधारक इस वेदांता के साथ मर्जर को, तो 50% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं। तेजी आ सकती है आपको केन के अंदर, इसलिए आप खरीदारी करके चलिए। 250 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। वेदांता के लिए क्लियर सेल है, बिकवाली करके चलिए। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है इसकी बैलेंस शीट्स। टारगेट प्राइस भी इन्होंने 170 से घटा के 115 रुपए तक का कर दिया है। FY16-17 का ईपीएस अनुमान 26% के आसपास घटा दिया है। हिंडाल्को के लिए आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रख रहे हैं, मगर टारगेट प्राइस घटाया है इन्होंने। 150 से घटा के 120 तक का इन्होंने कर दिया है। FY16 और 18 के ईपीएस अनुमान 25 से 63% के आसपास यहाँ पे घटा रहे हैं, जिस तरह से एल्यूमिनियम की प्राइसेस यहाँ पे ट्रिम डाउन हुई है। डॉयचे बैंक और क्रेडिट स्विस की M&M पे आज जो रिपोर्ट आई है, सोइंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हुई है, तो ट्रैक्टर बिजनेस में एक रिकवरी का ये अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए आप खरीदारी करके चलिए। 1440 रुपए तक का लक्ष्य डॉयचे बैंक दे रहा है और 1410 रुपए तक का लक्ष्य क्रेडिट स्विस दे रहा है। 15% का एक क्लियर अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीवीआर पे सीएलएसए ने आज एक इनिशिएट किया है कवरेज बाय की रेटिंग के साथ। 950 रुपए तक के लक्ष्य देख रहे हैं। पीवीआर ब्लॉकबस्टर आइडिया इनका मानना है स्टॉक डबल बैगर होगा। अगले 3 साल में 1440 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पे दिखा सकता है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 110% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं। Q1 के रिजल्ट्स काफी बेहतरीन रहेंगे। मल्टीप्लेक्स बिजनेस इंडिया में आगे चल के ग्रो करेगा और ये लीडर है इस स्पेस में, इसलिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 950 रुपए तक के लक्ष्य 1 साल में और 1440 तक के लक्ष्य 3 साल में आपको पीवीआर दिखा सकता है, ऐसा मानना है सीएलएसए का। चलिए, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज के रडार पे हैं, जिन पे आप लॉन्ग टर्म कॉल्स ले सकते हैं। इस बीच नंदुरबार में देख रहा था, महाराष्ट्र में धूले के पास में। कोशिश करेंगे पाटिल साहब से इस ब्रेक के बाद बातचीत करने की, समझेंगे कौन सा स्टॉक पे वो कॉल चाहते थे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजार हरे निशान में एटलीस्ट कामकाज करते हुए। सेंसेक्स 31, निफ्टी में 12-13 अंक के आसपास की मजबूती। ब्रॉडर मार्केट मोमेंटम इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। तो मिड कैप सब तो इनफैक्ट आधे % के आसपास की मजबूती के साथ आपको कामकाज करते हुए वापस नजर आएंगे। तो दिन के हाइस के आसपास मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर से जाता हुआ। स्मॉल कैप दिन के हाइस पे 2.5% के आसपास की बढ़त है। हालांकि मार्केट ब्रेथ अभी भी 2:1 का रेशियो है, वही 67% के आसपास, 66% के आसपास के शेयर हरे निशान में ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए, हमारे साथ जिंद से इंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं। इंदर जी, ये जिंद कहां पर है और सवाल क्या है आपका सर? रोहतक के पास है जी। ओके। मेरा सवाल केसी इंटरनेशनल और अजमेरा रियल्टी पे है। ओके। अजमेरा रियल्टी के 160 पे रेट पे है मेरे पास 100 शेयर। और केसी इंटरनेशनल 140 पे 135 शेयर। उसमें हल्का सा फायदा हो रहा है। इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही स्टॉक में अपनी सीन्स पे देख रहा हूं, दोनों 142 रुपए पे समय कामकाज करते हुए, अजमेरा रियल्टी और केसी इंटरनेशनल। एक स्टॉक गौरांग, केसी इंटरनेशनल, आपसे क्या करना चाहिए इनको सर? काफी बेहतरीन ऑर्डर इनको पिछले कुछ महीनों में मिले हैं और नतीजों के आधार पर जो लक्ष्य हमने तय किए थे वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं और एग्जीक्यूशन को लेकर के एक सकारात्मक सा नजरिया, जैसे हम डीसीबी बैंक के बारे में बात कर रहे थे, नतीजों के आधार पर अब और ऊपर के तरफ के लक्ष्य हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। राकेश, क्या करना चाहिए? अजमेरा रियल्टी में मेरे ख्याल से रिसेंट हाईज के आसपास एकदम से स्पाइक आया था, उसमें खरीदारी हो गई शायद इनसे, अब वो थोड़ा सा नीचे चल रहा है स्टॉक। चार्ट्स पे कैसा नजर आता है सर? आशीष जी, चार्ट्स तो क्लियरली बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और निचले स्तरों पर अगर हम देखें तो 120, 125 एक अच्छा बेस है। दुर्भाग्य से खरीद थोड़ी महंगी है, बट अगर स्टॉक में गिरावट आती है, किसी कारण से स्टॉक 130 के अराउंड आता है, तो मेरा ऐसा मानना है एवरेजिंग करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। मेरे को लगता है आने वाले 8 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ऊपर में 185, 190 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके,
चलिए अब हमारे साथ अकोला से गणेश जी जुड़े हैं। गणेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गणेश जी, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लैंडलाइंस को लेकर लगता है पूरे देशों में कुछ दिक्कतें बढ़ती हुई। एक एसएमएस अगला है, मेरे ख्याल से ये है अकोला से भूषण जी का। एक्सिस बैंक है इनके पास, 10 शेयर 576 की खरीद थी, तो इनकी बाइंग के आसपास ही इस समय चलता हुआ, क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, तो मैं गौरांग आपसे सलाह लेना चाहूंगा, इन लेवल्स के आसपास एक्सिस बैंक कैसा लगता है आपको? इन लेवल्स के आसपास, और अगर दुर्भाग्य से आने वाले समय में गिरावट भी आती है और एक्सिस बैंक में भी अगर आप गिरावट देखते हैं तो मेरे ख्याल से वो खरीदारी का मौका होगा। एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है, और मौजूदा जो तिमाही नतीजे अभी तक हमने देखे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा लक्ष्य 640 का है। तो पहले तो बने रहे, और 550 या 525 के आसपास किसी भी बुरे दिन अगर ये स्टॉक लुढ़कता हुआ नजर आता है तो नया जोड़ भी सकते हैं, और किसी को नए सलीके से निवेश करना है वो भी कर सकते हैं। नतीजों के आधार पर यहां भी हम टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे। और जैसे हम प्रोग्राम के शुरुआत में जिक्र कर रहे थे आशीष, अगर ब्याज दरें घटती है तो मेरे ख्याल से पूरे बैंकिंग सेक्टर इंटरेस्ट सेंसिटिव और पूरे इक्विटी बाजार के लिए एक सकारात्मक सी बात होगी, और एक्सिस बैंक के नतीजे काफी सकारात्मक आए थे और वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन गौरांग, एक सवाल मेरा वो केन वेदांता को डील को लेकर जिस तरह की इवॉल्विंग सिचुएशन एलआईसी की तरफ से एक्सक्लूसिव हम पिकअप कर रहे हैं कि ऑब्वियस है कि मराठी शोल्डर्स के फेवर में नहीं है, तो और स्वीटन चाहते हैं वो ऑफर हो, प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है उसमें खासतौर पे केन इंडिया पे क्या कॉल होगा? क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस तो बड़े एग्रेसिव टारगेट्स भी दे रही हैं। क्या आपकी बाइंग रडार पे केन इंडिया आएगा सर? नहीं, हमारे रडार पर तो काफी समय से है, लेकिन परिस्थिति थोड़ी उलझती हुई और नजर आती है। पहले तो जो आउटपुट था बाहर में राजस्थान में उसको लेकर के काफी सवाल या निशान लगे, फिर केपेक्स में जो निवेश करना था वहां पर रोक लगाई गई, फिर प्रोडक्शन नीचे की तरफ डाउनस्केल किया गया, अब ये मर्जर को लेकर के असमंजस स्थिति, तो हमने मात्र होल्ड की राय दी और ऊपर की तरफ के दायरे में जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होता है या नुकसान कम होता है वहां पर भुगत करके निकल जाए केन इंडिया पे से। वेदांत पर हमारी बिकवाली की राय है, और मेरे ख्याल से आशीष अगर सही है तो कल या परसों मेरे ख्याल से कुछ ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ सवाल उठे थे। एक तो मैनेजमेंट को पूरे इन्वेस्टमेंट केपेक्स आने वाले 10 साल के लिए कुछ प्रोजेक्शंस देने की बात की है, और ये भी सवाल पूछा है कि केन इंडिया के बैलेंस शीट पर जो कैश रिजर्व्स हैं उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, और शायद ये भी कुछ आई थिंक मांग की गई है कि ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए माइनिंग बिजनेस में। ऐसी भी कुछ मेरे ख्याल से सवाल उठे हैं, लेकिन जो छोटे शेयर धारकों के हित में नहीं, और जैसे एलआईसी और आपके सहयोगी अभी कुछ जिक्र कर रहे थे, मेरा मानना है यहां से दूरी रहे बेहतर है। अच्छा, दिल्ली से हमारे साथ गौरांग पूरब जी का एक एसएमएस आया है। जो स्टॉक आज फोकस में है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, इसी पर है, 100 शेयर है, 54 की खरीद है, और ये और ऐड करना चाहते हैं इस काउंटर में, यानी कि और अतिरिक्त खरीदारी करना चाहते हैं। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज वैसे आज बता दूं आपको क्विकली सबको 5% के आसपास की मेरे ख्याल से कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। ओवर द वीकेंड नंबर्स आए थे, एक्सपेक्टेशन से काफी म्यूटेड, काफी कमजोर परफॉर्मेंस था, इसीलिए स्टॉक पे प्रेशर आता हुआ। गौरांग, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज किसी को और खरीदारी करनी हो इन लेवल्स के आसपास, क्या लगता है सर आपको? पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, हमारी कवरेज है और 136 का लक्ष्य हमने रखा है साल 1.5 साल के नजरिए से। दो चीजें यहां ध्यान रखनी चाहिए आशीष, एक तो पूरे साल में एक तिमाही का ऐसा दौर आता है जहां पर कुछ कंपनियां खराब प्रदर्शन करती हैं कुछ कारणों को लेकर के, जो कि बहुत छोटी या मध्यम अवधि का एक नकारात्मक सा नजरिया बन सकता है। दूसरी बात, कच्चे तेल नीचे की तरफ, ये एक सकारात्मक रुझान इसकी बैलेंस शीट पर और मुनाफे पर आ सकता है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के यहां अच्छे ऑर्डर्स आने वाले समय मिल सकते हैं, ये भी एक शक्यता हो सकती है, एक मुमकिन बात है ये। क्या इस स्तर पर निवेश करना चाहिए? मैं तो ये राय दूंगा कि थोड़ा बहुत इस स्तर पर करें। गिरावट पर अगर बुरे दिन 95 या 90 के आसपास आता है तो वहां पर आप और भी जोड़ सकते हैं। इन जनाब को मैं ये राय दूंगा कि अगर आपका निवेश निचले स्तर पर है और अगर आप एवरेज करना चाहते तो जाहिर है आपको ऊपर की तरफ एवरेज करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर उनको वो चिंता नहीं है तो बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। ओके, चलिए गौरांग, आपसे मार्केट पे कुछ स्टॉक्स पे बातचीत हुई, डिस्क्लोजर्स सर? बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका डिस्क्लोजर्स तो काफी कुछ दे ही दिए थे शो के दरमियान, लेकिन आखिरकार ये भी कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टॉक्स और सेक्टर्स में हमने आज बातचीत की है वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हम इसी तरह राय देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। राकेश हमारे साथ बने। थैंक यू आशीष। थैंक यू सर।
आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट सीएनबीसी आवाज मार्केट की पाठशाला। हम आपको समझाएंगे निवेश से जुड़ी सारी बारीकियां इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बाजार में निवेश करने के बारे में लोग सोचते तो हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से कतराते हैं कि कहीं जानकारी के अभाव में उन्हें घाटा ना हो जाए। आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आज से सीएनबीसी आवाज शुरू कर रहा है एक खास सीरीज मार्केट की पाठशाला, जहां हम आपको बताएंगे मार्केट की पूरी एबीसीडी। तो आइए देखते हैं आज का मार्केट का गुरु मंत्र क्या है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के बाजारों का मूल माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स तेजी में है, और अगर ये तेजी लंबी है 2, 5, 10, 15 सालों की, तो फिर क्यों ना हम भी इसका फायदा उठाएं। लेकिन डरते हैं, और दूसरा डरने का रीजन ये है कि शुरुआत कैसे करें और आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमने ये खास मुहिम शुरू की है, मार्केट की पाठशाला। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही यंग प्रोफेशनल जुड़ रही है, प्रज्ञा सिंह, जो अपने करियर की तो शुरुआत कर चुकी है, लेकिन निवेश की शुरुआत प्रज्ञा को करना अभी बाकी है। तो प्रज्ञा निवेश की शुरुआत करने के लिए जो कुछ जानना समझना चाहती है, वो न सिर्फ उसके लिए फायदे की बात है, बल्कि आप सबके लिए भी। तो प्रज्ञा, हम बातचीत शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सब इंफॉर्मेशन दूं, वो सारा रास्ता बताऊं कि जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकें। तो बताइए, क्या क्या जानना चाहती हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में डेब्यू करने वाले हैं, जिन्हें निवेश की एबीसीडी बिल्कुल भी नहीं पता है। तो क्या आपको लगता है कि ये राइट टाइम है? क्योंकि लोग बोलते हैं गिरावट पे खरीदारी करो, तो मैं वेट करूं या फिर अभी मार्केट में एंट्री ले लूं? देखिए, एक वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा जी। तो अब इस वक्त अगर सोचा है कि बाजार में पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए, तो ये एकदम सही समय है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि लगभग हर समय बाजार में पैसा लगाने का सही समय होता है। बाजार को टाइम करने के बजाय बाजार में ज्यादा लंबे समय तक रहे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं कि किस वक्त आप एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बाजार में बने रहते हैं तो फिर आपके लिए पैसा बनाना बेहद आसान है। सबसे बड़ी बात क्या है, लंबी अवधि में अगर आप निवेश करेंगे, फिर वो चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, वो आपको रिटर्न जरूर देगी। और इक्विटी का तो नेचर ही ऐसा है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी, जिस तरह का उतार चढ़ाव इक्विटी में होता है, उस लिहाज से आपके लिए लंबे समय के लिए पैसा लगाना इक्विटी में बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आपको बहुत कॉन्फिडेंस से मैं ये कहना चाहता हूं, प्रज्ञा, की घबराइए मत। ये कोई महीने, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर की तेजी नहीं है। आप अब भी मार्केट में उतर सकती हैं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। ओके, ठीक है। लेकिन अनिल सर, अगर हम लोग देखें तो कई सारे एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं शेयर मार्केट को ही क्यों चुनूं? क्योंकि शेयर मार्केट को काफी हद तक सट्टा बाजार कहते हैं, रिस्क भी काफी ज्यादा है। तो मैं प्रॉपर्टी में या फिर एफडी में पैसे क्यों न लगाऊं? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है कि क्यों दूसरे ऑप्शंस ना ढूंढे। एफडी में आप पैसा लगाएं, किसी बैंक में एफडी आप करेंगे, पैसा एकदम सेफ है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा? 9%, 10%। और उतना ही अगर आपके इन्फ्लेशन है 5 या 6%, तो इफेक्टिवली आपको रिटर्न कितना मिला? 2 या 3%। तो आपके पैसे पर वो कमाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन रियल एस्टेट भी काफी वोलेटाइल है, और रियल एस्टेट आप जैसे यंग प्रोफेशनल खरीद नहीं सकती, क्योंकि बड़ा पैसा एक साथ लगाना होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप 2-5 हजार रुपए से रियल एस्टेट खरीद लेंगे। तीसरी बात जो है वो है गोल्ड की। गोल्ड इन्फ्लेशन के सामने आपको रिस्क हेज करता है, लेकिन गोल्ड में बड़ी वेल्थ बने वैसा नहीं है। हमारी गलतफहमी है कि गोल्ड लंबे समय में बड़ा पैसा बना कर देता है। वो गलतफहमी इसलिए कि हमने गोल्ड से बेहतर एसेट में निवेश नहीं किया, और वो है इक्विटी। ऑन एन एवरेज गोल्ड में 10% कंपाउंडेड रिटर्न बन जाए, 9% कंपाउंडेड रिटर्न बन जाए। दूसरी बात, जो फिक्स डिपॉजिट है वहां पर स्ट्रेट रिटर्न बनता है 9%, 10%, वहां कंपाउंडेड नहीं होता। लेकिन इक्विटी ऐसी एसेट क्लास है जो अगर आप 15, 20, 25 साल का कंपाउंडेड रिटर्न देखें तो 15%, 16%, 18% तक का बनता है। तो सबसे ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न आने की संभावना इक्विटी जैसी एसेट क्लास में होती है, और यही वजह है कि इक्विटी में उतरना या इक्विटी में पैसा लगाना, और खास तौर से यंग एज पर जहां आप ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपके लिए एकदम सही है।
ओके, तो आपने मुझे इस बात के लिए तो कन्विंस कर लिया कि मुझे अपनी जो कमाई है वो इक्विटी में डालनी है। लेकिन सर, टैक्स को लेके भी काफी ज्यादा जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आधी से ज्यादा हमारी जो कमाई होती है मार्केट से वो तो टैक्स में ही चली जाएगी। तो आप अगर टैक्स के डिटेल्स मुझे समझा देते कि टैक्सेशन किस तरह से होता है। ये बड़ी दिक्कत है यंग प्रोफेशनल्स में। हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के नाम पर सिर्फ टैक्स प्लानिंग करते हैं और वो भी साल के अंत में, फरवरी मार्च में देखते हैं कि अब 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ डालें, पीपीएफ में डाल दें या फिर कुछ बॉन्ड्स खरीद ले, बस वही हम, या थोड़ी सी LIC वगैरह ले ली या इंश्योरेंस कर लिया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ टैक्स प्लानिंग है। और टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक बहुत छोटा हिस्सा है। आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिहाज से इक्विटी क्यों मुझे पसंद है या क्यों सबसे बेहतर एसेट क्लास है, वो देखिए। आपको रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लगता है, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएंगे 9-10% आएंगे, और अगर आपके हाईएस्ट स्लैब है तो वहां पर आपको 30% से ज्यादा टैक्स देना होगा। सिर्फ इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जहां अगर आप 1 साल से लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, ये पूरी की पूरी तरह टैक्स फ्री है। जो कुछ भी आपको गेन्स आ रहे हैं वो टैक्स फ्री है। न सिर्फ ये टैक्स फ्री है, बल्कि जो इक्विटी शेयर्स पर आप डिविडेंड लेते हैं, डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है। तो इतना बेहतरीन रिटर्न्स, 16-18% का कंपाउंडेड रिटर्न, वो भी टैक्स फ्री, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हाँ, एक्चुअली मतलब शेयर मार्केट जो है वो रिटर्न्स के मामले में तो अच्छा है ही, साथ में टैक्स के मामले में भी इट्स क्वाइट नाइस। लेकिन सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कई सारे जार्गन सुनते रहते हैं। क्योंकि मैं CNBC में काम करती हूँ तो हमेशा ट्रेडर, इन्वेस्टर, निवेशक, तो आप मुझे ये डिफरेंस बता सकते हैं कि ट्रेडर कौन होता है, निवेशक कौन होता है, क्या इनके रोल होते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क नहीं समझते हैं। और यही वजह कि लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह जहां पर बिना मेहनत के बहुत कम समय में बिना पैसा लगाए या बहुत कम पैसा लगाए बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रीजनेबल रिटर्न के लिए लंबे समय के लिए सोच समझकर अच्छे शेयरों में या फिर अच्छे फंड्स में पैसा लगाना होता है, तभी वेल्थ बनती है। जो इस तरह की सोच के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर उतरता है, वो इन्वेस्टर होता है, निवेशक होता है। लेकिन जो लोग सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन फॉलो करते हैं, ये देखते हैं कि आज कोई शेयर लिया, 2-3% ऊपर बढ़ गया, बेच दूं, 1-2% नीचे चला गया तो बेच दूं, वो ट्रेडर हैं। वो सिर्फ प्राइस के मूवमेंट को फॉलो करते हैं और उसमें एक फास्ट पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा आप जानते हैं, फास्ट पैसा बनाने में फास्ट पैसा जाने की रिस्क भी उतनी है, बल्कि ज्यादा है। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर में बड़ा फर्क है कि इन्वेस्टर सोच समझकर सही स्टॉक्स में, सही फंड्स में लंबे समय के लिए बिना उधार लिए अपने खुद का पैसा निवेश करता है और उसके बाद वो रिटर्न के लिए उसको पूरा समय देता है। जबकि ट्रेडर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। इंटरेस्टिंग। तो मार्केट की पाठशाला में पहली कड़ी जो थी उसमें आपने शेयर बाजार की बारीकियां समझी, टैक्स से जुड़ी खूबियां जानी। लेकिन कल 11 बजे हम आपको बताएंगे कि इक्विटी में निवेश करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो कल फिर देखना ना भूलें मार्केट की पाठशाला सुबह 11 बजे। छोटा सा ब्रेक, राकेश हमारे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद तमाम शेयरों पर कॉल्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सूरत से रंजीत पांड्या जी जुड़ रहे हैं। रंजीत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। एक्चुअली सर, मैं ऑन मोमेंट ग्लोबल है 591 पे 91 की खरीद है जी। ओके। और अदानी पावर 51 पे 200 से 51 पे। अच्छा, ये दोनों ट्रेडिंग के लिहाज से लिए थे आपने या कुछ इनमें से किसी एक में निवेश था, किसी में एक में ट्रेडिंग थी? एक्चुअली सर पहले ट्रेडिंग के लिहाज से ही लिया था मैं, पर फंस गया तो लंबी अवधि हो गया। हाँ, तो फिर ट्रेडिंग से लिया तो सर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना था, क्योंकि अदानी पावर में तो आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया आपका। लेकिन फिर भी चलिए, अब तो जो हो गया। राकेश, क्या करना चाहिए? ऑन मोबाइल ग्लोबल 91 की खरीद 98-99 पे काउंटर चल रहा है। अदानी पावर में तो आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया, ऑलमोस्ट 23 रुपए के आसपास के लॉस हो रहे हैं। इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या कॉल होगा? क्या इनके लिए प्रॉफिटेबल एग्जिट अदानी पावर में बन पाएगी या फिर वहां पे तो स्पेसिफिकली क्या रणनीति होनी चाहिए? और ऑन मोबाइल में क्या मुनाफा वसूल ले? नहीं आशीष जी, ऑन मोबाइल में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुनाफा वसूल करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है। मेरे को लगता है टेक्निकली स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है। और अगर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे भी देखें
तो ऊपर में 125, 130 के लेवल शॉर्ट टर्म में मुमकिन है, क्लियरली होल्ड है इन स्तरों पर। हल्की सी करेक्शन पे बाय किया जा सकता है। ऑन मोबाइल ग्लोबल को होल्ड करें 125 से 130 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। दूसरी तरफ अदानी पावर की आशीष जी बात करें तो काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, और जिस तरीके से हम देखें शुक्रवार के सेशन में एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में गिरावट आई है, स्टॉक एक नए लोस के पास चल रहा है, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे अदानी पावर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उछाल पे निकलते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतरीन विकल्प लगते हैं। ओके, अब उदयपुर से हमारे साथ महेंद्र जी जुड़े हैं। महेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। महेंद्र जी, मेरे ख्याल से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए किसी और से बातचीत करते हैं, कोशिश करेंगे महेंद्र जी से इस बीच में वापस संपर्क साधने की। गाजियाबाद से चमन सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। चमन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे रिलायंस कैपिटल के हाँ जी 100 शेयर हैं 366 के, तो आपकी बाइंग के आसपास है। ये बताएं चमन जी, आपने खरीदारी करी थी लंबी अवधि के लिहाज से या फिर ट्रेडिंग की रणनीति थी, नजरिया ट्रेडिंग का था, जल्दी मुनाफा कमाने का मन था? नहीं जी, लंबी ट्रेडिंग के हिसाब से की सर। चलिए लंबी अवधि के लिहाज से है। राकेश क्या करना चाहिए? इन्हीं लेवल्स के आसपास है जिन लेवल्स पे बाइंग हुई है। आशीष जी, रिलायंस कैपिटल का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में टेक्निकली 400 रुपीज तक के लेवल मुमकिन है, बट मेरी राय में ये रिलायंस कैपिटल से निकले अगर इस पैसे को ये एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में लगाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने मेंशन करा, रिलायंस कैपिटल में एक रैली बन सकती है 400 रुपीज तक की, बट वो ऊपर चल के कितनी सस्टेन करेगी इस पे काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे ये बैंक हैं, इनके अंदर रैली बनेगी और ऊपरी लेवल सस्टेन भी होंगे, तो बेहतर होगा यहां से स्विच करें प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस को लेकर राकेश खासतौर पे बड़े बुलिश हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एटलीस्ट चार्ट्स पे तो बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, शायद क्योंकि राकेश कई बार हाईलाइट कर चुके हैं। तो जिन पोजीशन से एग्जिट करने की बात करी जा रही है, तो शायद यहां पे आप चाहें तो इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स पे स्विच कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। पिछले 1-1.5 घंटे में कई सारे कॉल्स हमारे पास आए जिनको हम अब तक कार्यक्रम में नहीं शुमार कर पाए। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे उन ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। राकेश के साथ लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक्स फटाफट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त हो गया स्टॉक्स फटाफट का। डायरेक्टर साहब ने शायद हमें 6 मिनट का समय दिया, तो काफी है। क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड़गांव से ललित जी का सवाल, एल्डर फार्मा 650 शेयर 234 की खरीद। राकेश। आशीष जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या उछाल पे निकलना चाहिए। इस पैसे को अगर फार्मा में ही लगाना है तो अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, लुपिन, एमएनसी के अंदर सनोफी इंडिया अच्छे विकल्प हैं, यहां से स्विच करें। अगला सवाल है अहमदाबाद से महेंद्रा जैन जी का, इंडिया बुल्स फाइनेंस को लेकर 300 शेयर 411 की खरीद। आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, क्लियरली होल्ड करना चाहिए पोजीशन को। 1 साल का नजरिया बना के अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। अहमदाबाद से बीआर शर्मा, ओएनजीसी 1450 की खरीद। मेरे ख्याल से 1450 शेयर 10 रुपए की खरीद है औसत। क्या करें राकेश? आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है, आईपीओ के समय का होगा, ऑलरेडी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, आगे भी लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड ही करें। पुणे से सुंदर जी का सवाल, यूनाइटेड ब्रेवरीज 50 शेयर 790 की बाइंग है। आशीष जी, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक ऊपरी स्तरों पे एक अच्छा बेस बना रहा है, किसी भी हल्की करेक्शन पे स्टॉक बाई है, लंबी अवधि का नजरिया बनाएं और पोजीशन को होल्ड करें। केशोद से नरेंद्र जी का सवाल, गुजरात फ्लोरोकेम 100 शेयर 600 की खरीद। आशीष जी, स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है अगर नजरिया 1 से 1.5 साल का है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। औरंगाबाद से राहुल अनंत राज लिए हुए हैं 500 शेयर 79 की बाइंग। आशीष जी, जो पिछले साल एक रैली आई थी, उस रैली के पीक में इन्होंने स्टॉक को खरीदा है। स्टॉक काफी निचले स्तरों पे चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करें। इन स्तरों पे अगर पॉकेट अलाउ करती है तो एवरेज करें, 1 से 1.5 साल में एक अच्छी रैली स्टॉक में बन सकती है। देहरादून से नीरज, पटेल इंजीनियरिंग 50 शेयर 100 की खरीद। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है इस स्पेस के अंदर एक रैली बन सकती है। एज ऑफ नाउ इसके चार्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं है, मेरा ऐसा मानना है इस स्पेस से, इस स्टॉक से स्विच करें। फ्रंट लाइन के अंदर एलएनटी अच्छा लगता है और मिड कैप के अंदर
IL&FS इंजीनियरिंग काफी अच्छा लगता है। यहाँ से अगर पैसे को स्विच करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हिसार से कृष्ण मित्तल पार्टनर 2000 शेयर 33 की बाइंग। आशीष जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मेरा सा मानना है इस स्पेस से निकलना चाहिए। अगर रियलिटी में ही रहना है तो ओबराय रियलिटी के चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। मैं इनको स्विच करने की राय दूंगा ओबराय रियलिटी में। अहमदाबाद से तजेंद्र हिंडाल्को 100 शेयर 184 की बाइंग। आशीष जी, काफी महंगी खरीद है। स्टॉक एक करेक्टिव फेज में जा रहा है, डाउन साइड मोमेंटम बना हुआ है। मेरा सा मानना है पोजीशन को होल्ड करें। अगर नीचे में 87 से लेकर 95 रुपीज के भाव मिलते हैं तो एवरेज करें। लंबी अवधि का नजरिया बना के निचले स्तरों पर अगर एवरेजिंग का मौका मिलता है तो एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल पाएगा। हुबली से गणेश इनसिल हाइड्रो 1000 शेयर 60 की बाइंग। आशीष जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सिर्फ BSE पे लिस्टेड है। किसी भी रैली पे बिकवाली की सलाह होगी। होडल से संदीप SKS माइक्रो 417 शेयर 150 की बाइंग। आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है। मेरा सा मानना है पोजीशन में बने रहना चाहिए। बेंगलुरु से शशिधर एप्टेक 200 शेयर 87 की बाइंग। आशीष जी, स्टॉक क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई रैली देखने को मिलेगी बड़ी। किसी भी उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी। भागलपुर से रितेश DIC इंडिया 200 शेयर 612 की बाइंग। आशीष जी, मेरा तो मानना है पोजीशन में बने रहना चाहिए। आगे चल के एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। दिल्ली से रवि गोदरेज इंडस्ट्रीज 20,000 शेयर हैं 320 की बाइंग। आशीष जी, काफी प्रॉमिसिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मुझे तो इन स्तरों पे भी एक अच्छा बाई लगता है। स्टॉक क्लियरली पोजीशन में बने रहना चाहिए। हावड़ा से इंदर मैन इंफ्रा 100 शेयर 154 की बाइंग। आशीष जी, काफी महंगी खरीद है बट नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है। पोजीशन को होल्ड करें। अगर किसी कारण से स्टॉक 40 रुपीज के अराउंड आता है तो एक अच्छा बाय है। एवरेजिंग करते हैं तो मेरे को लगता है आने वाले समय में स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है जिसमें इनके नुकसान की भरपाई हो पाए। फरीदाबाद से रूपम शुक्ला हिटाची होम 50 शेयर 140 की बाइंग। आशीष जी, काफी नीचे की बाइंग है। स्टॉक एक अच्छी रैली दिखा चुका है। मेरा सा मानना है इन स्तरों पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। कोलकाता से रवि कुमार PNB गिल्ड 200 शेयर 24.5 की बाइंग। आशीष जी, मेरा सा मानना है लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ग्वालियर से अभिषेक JP पावर 3100 शेयर 25 की बाइंग। आशीष जी, काफी महंगी खरीद है बट स्टॉक ने निचले स्तरों पर 6 रुपए से एक रिवर्सल दिखा रहा है। मेरा सा मानना है एज ऑफ नाउ होल्ड करना चाहिए। एक पुलबैक रैली बन सकती है 13-14 रुपए तक की। एक बार ये लेवल्स आते हैं तब रिव्यू करना चाहिए। जयपुर से प्रदीप गुप्ता IOB 500 शेयर 80 की खरीद है। आशीष जी, शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक रैली बन सकती है। मेरा सा मानना उस रैली को यूज करना चाहिए इस काउंटर से निकलने के लिए और इस पैसे को एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में लगाएं। अकोला से विनीता अग्रवाल EID पैरी 100 शेयर 220 की बाइंग। आशीष जी, अगर हम देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक से किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जयपुर से अमित राजपूत पेट्रोनेट 500 शेयर 170 की खरीद। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मथुरा से नितिन मेहता ल्यूपिन 100 शेयर 16.9 की बाइंग है सर। आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है। स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है बट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मुनाफा वसूली की। यहां से भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। ओके, और भोपाल से अभिषेक अग्रवाल IFCI हैं 100 शेयर लिए थे उन्होंने 26 की बाइंग थी तो इनकी बाइंग के आसपास चल रहा है। राकेश, क्या करें? आशीष जी, निकल जाना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव चीज यही है नीचे में 23-24 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है बट वो कोई कारण नहीं होना चाहिए स्टॉक को खरीदने के लिए। यहां से पैसे को स्विच करें प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर, फ्रंट लाइन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर। चलिए, समय भी खत्म हो गया। राकेश, मजा आया आपके साथ स्टॉक फटाफट करने में। काफी सारे स्टॉक्स मार्केट्स पर आपसे कॉल लिया था, कोई डिस्क्लोजर सर? थैंक यू आशीष जी। जिन भी स्टॉक्स में बात करिए, जिनको रिकमेंड करा है, कोई निजी निवेश नहीं है बट क्लाइंट्स को भी सेम राय दी हुई है। बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए राकेश जी। यानी सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। जिस तरह से ग्रीस को लेकर कंसर्न्स फिर से माउंट होते हुए, चाइना को लेकर लगातार अपडेट्स आते हुए, कमोडिटी मार्केट्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और क्योंकि ध्यान रखें ईरान को लेकर भी सहमति कहा जा रहा है जल्द बन सकती है न्यूक्लियर डील पर, यानी कि एक्सेस सप्लाई क्रूड का ईरान से आता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कच्चे तेल और बुलियन मार्केट्स में आपकी रणनीति क्या हो बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप।